Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. जहाँ एक तरफ अमेरिकी टैरिफ का दबाव है, उसी बीच भारत का बजट आता है और इसमें कई बड़े ऐलान किए गए। लेकिन आज इस बजट का पूरा एनालिसिस करने के लिए और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसमें भारत ने जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर कितना हिस्सा दिया और उनको कितना बजट एलोकेट किया गया है, किस देश के बजट में यहाँ पर अब जो भारत की तरफ से तय किया जाता है उसमें कमी देखी गई है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रजत सर। उनसे जानेंगे, एक्चुअली ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और साथ ही फाउंडर ऑफ सना सिक्योरिटीज़, और यहाँ पर अब उनसे जानेंगे कि इसका जो महत्व है वो क्या है और पूरा एनालिसिस क्या है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है, उस वजह से जो मार्केट है अब यहाँ पर जैसे ही बजट का ऐलान हुआ उसके बाद शेयर बाज़ार में हाहाकार देखने को मिला। तो इससे क्या एक जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी राय देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, आज के बजट का सवाल है, ये काफ़ी मैं इसको नॉन इवेंट मानूंगा मार्केट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया जिससे स्टॉक मार्केट में या स्टॉक प्राइसेस में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अदर देन दैट एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, एसटीटी थोड़ा सा बढ़ा दिया, 50% तक बढ़ा दिया, फ्रॉम 0.10 10 पैसे से बढ़ा के 15 पैसे कर दिया। तो इससे जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, तो ब्रोकरेज कंपनीज के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है। बट अदर देन दैट काफ़ी पॉजिटिव्स भी हैं, पर्टिकुलरली डेटा सेंटर इंडस्ट्री में, जिसमें अभी आज तक तो इंडिया में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ही थी जो डेटा सेंटर सेटअप कर रही थी। बट मेरा ये मानना है बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज लाइक टाटा, लाइक बिरला, जिनकी ऑलरेडी आईटी में कंपनीज हैं, चाहे टीसीएस हो, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, ऐसी कंपनियां शायद डेटा सेंटर में थोड़ा अपना प्रेजेंस बनाएंगी। बिकॉज बाहर के प्लेयर, चाहे वो अमेजोन हो, गूगल हो, फेसबुक, मेटा हो, इन सबको डेटा सेंटर सेटअप करने हैं। इंडिया में ये काम बहुत सस्ते में किया जा सकता है। अब पावर हमारा पावर रीच बहुत बढ़ गई है, हर जगह पावर की अवेलेबिलिटी है, सस्ती है, वर्कफोर्स सस्ता है। और सेमीकंडक्टर, और हमने देखा रेयर अर्थ को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है कि सेमीकंडक्टर के लिए जो 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है सरकार की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीन की जो दादागिरी है वो बनी हुई है। चीन लगभग 70% कंट्रोल करता है रेयर अर्थ का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर और एआई पर अब जो भारत जोर देकर काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, चिप मेकिंग की बात करें तो इसमें आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसकी एक बहुत ज़रूरत थी, तो इसमें एलोकेशन बढ़ना था ही। और आई थिंक यही वजह है, ये जो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें बजट बढ़ाया, इसी वजह से शायद सरकार को कहीं पे अगर पैसा ज़्यादा देना है तो कहीं ना कहीं से लेना भी पड़ेगा, इसीलिए शायद टैक्स रेट कट नहीं हुए। इनफैक्ट रेयर अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम पे भी जो एक बात की गई, आई थिंक हमारी जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उससे ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्गर बैटरीज सोडियम आयन बैटरीज बन सकती हैं, और इंडिया इज़ वेरी रिच इन सोडियम। सो आई थिंक उस सेक्टर में R&D डेवलपमेंट के लिए भी, बिकॉज द फ्यूचर विड नॉट बी सोडियम आयन लिथियम आयन बैटरीज, इट वुड बी सोडियम आयन बैटरीज। जो इंटरकलेशन का प्रोसेस होता है उसमें सोडियम में हमारा कंट्री बहुत रिच है। तो ये जो एलोकेशन दी गई है, इसमें काफ़ी एलोकेशन आई थिंक विल गो टुवर्ड्स R&D फॉर रेयर अर्थ मेटल्स। हम कहाँ कहाँ पे उन रेयर अर्थ को रिप्लेस कर सकते हैं उन मेटल से जो हमारे देश में मौजूद हो। सो दिस हैड टू हैपन एंड अच्छा है मूव फॉरवर्ड। तो चीन की दादागिरी को भारत सीधे तौर पर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम बात करें चिप मेकिंग की और इसी के साथ साथ मेक इन इंडिया को यहाँ पर बूस्ट मिल रहा है। निर्मला सीतारमण की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि जो अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है, फिलहाल टैरिफ का दबाव बना हुआ है, इसी बीच भारत जो है अब सेमीकंडक्टर हब बनेगा। तो इसे यहाँ पर भारत अब चीन को कैसे चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, जो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक इससे बजटरी एलोकेशन बढ़ा देने से या इन चीज़ों से चीन को कोई बहुत ज़्यादा हम थ्रेट दे रहे हैं। और आई थिंक ये सोच रखनी भी नहीं चाहिए दैट चाइना इज़ अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री।
हमें अपना रिलायंस कम करना चाहिए, वहाँ से जो हम सामान मंगवा रहे हैं अपने ही रेयर अर्थ मेटल्स को सोर्स करना चाहिए, चाहे वो बैटरी सॉल्ट्स हों, जहाँ से हम बाहर से खुद मंगा सकते हैं, जो हमारी अपनी कंट्री में अवेलेबल है। उसी की मैं बात कर रहा था जब मैं सोडियम की बात कर रहा था। तो इस सेक्टर में एलोकेशन बढ़ना था, ये तो तय है, और आगे भी इस सेक्टर में एलोकेशन बढ़ता रहेगा, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। जहाँ तक बात है चिप मेकिंग की, चिप मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें सरकार कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, ये तो प्राइवेट प्लेयर्स को खुद ही आके अब कैपेक्स करना पड़ेगा और उसको बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन ओनली इंसेंटिवाइज दिस। 2-3 छोटी चीज़ें हैं जो बजट में की गई, जैसे बायबैक्स पे एक टैक्स लगा दिया, जो बाहर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती थी कंपनी और उनके प्रमोटर्स पैसा बाहर लेके जाते थे, अब उस पर एक कैपिटल गेंस टैक्स लगा दिया, सो दैट वो R&D में यूज़ हो पैसा, वो पैसा यहीं पे रहे। ऐसी छोटी चीज़ें सरकार ने की हैं, लेकिन इसका बड़ा जो मूव आएगा, इसका जो बड़ी कोशिश की जाएगी वो प्राइवेट सेक्टर के ही थ्रू करनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं फिलहाल, और ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर यही सवाल है कि बांग्लादेश के लिए अब बजट में जो है डिक्रीज़ की गई है एलोकेशन, और जो यहाँ पर भूटान के लिए जो एलोकेशन है वो बढ़ा दी गई है, साथ ही और भी कंट्रीज़ हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारा तनाव हमने देखा बीते दिनों बना हुआ है शेख हसीना के मुद्दे को लेकर, और भी माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं वहाँ पर। तो इसी बीच बांग्लादेश के बजट को आप कैसे देखते हैं, जो यहाँ पर भारत ने अपने बजट में डिक्रीज़ किया है? नहीं, एक ये हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, और इसको एज अ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ऑफ बजट नहीं देखना चाहिए। पहले तो ये जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें जो ये बजटरी एलोकेशन का कोई 0.1%, 0.2% होता है, और नहीं, टोटल बजटरी एलोकेशन 50 लाख करोड़ के बजट में अराउंड, आई थिंक मेरा ख्याल कोई 200, 250, 300 करोड़ के करीब ऐसा कुछ होता है, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। इसको एज एड नहीं देखना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और कंट्रीज़ लाइक भूटान एंड श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, दीज आर आवर फ्रेंड्स। इनको हम कोई एड नहीं दे रहे, इनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। भूटान इज़ अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अफगानिस्तान इज़ अ काउंटर टू what happens on our western borders. Sri Lanka again, Indian Ocean is going to be the next battlefield. Most of the sea routes right now go through Indian Ocean. So ये एक अच्छी चीज़ है कि हम strategic partners के लिए जितना कर सकते हैं करें। I think it's good that we do that. वो गिव एंड टेक होता है। एज आई सेड, इसको एज एड नहीं देखना चाहिए, इसको एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। बिल्कुल, और भारत हमेशा से ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम करता हुआ नजर आया, और यहाँ पर लगातार बांग्लादेश के साथ भी जब तनाव चल रहा था तो भारत ने साफ किया था कि बांग्लादेश की जो शांति है और वहाँ की स्थिरता है उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सर जो हमने देखा कि शेयर मार्केट में जो सेंसेक्स यहाँ पर अंक गिरते हुए नजर आए, क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपकी राय है कि आपको इस टाइम जो सोने और चांदी के दामों में भी हमने देखा कि जो एकदम से लुढ़कते हुए नजर आए, आपकी इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी ऐसी टिप है कि फ़िलहाल उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा इन्वेस्टर्स के लिए तो यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि बजट को देख के आपको कभी अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सरकार बजट स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बनाती, सरकार का बजट एक विजन होता है अगले कई सालों का। अब डेटा सेंटर में उन्होंने टैक्स ब्रेक दिया 2047 तक का दिया, अब वो 2047 आज से 21 साल, तो एक बजट को देख के आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा व्यू जो आज से 3-4 दिन पहले था, जो स्टॉक्स मुझे तब पसंद थे अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, हम तब भी वही ऐड कर रहे थे और आज बजट के बाद भी वही ऐड कर रहे हैं। फ्रंट लाइन स्टॉक्स जिनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जिनकी वैल्यूएशन सस्ते हैं, चाहे वो अगर मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लूँ जो अभी हम खरीद रहे हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, जाइडस वेलनेस, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल खासकर, ये सारी जो कि ईवी का भी एक बहुत बड़ा प्ले है, ये सारी कंपनियां हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं। बजट का देखिए, इन्वेस्टमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अनलेस आपको कुछ ऐसा लगे कि स्ट्रेटेजिकली ये एक फंडामेंटल चेंज हो गया किसी एक सेक्टर में, जैसा मैंने कहा डेटा सेंटर और IT सेक्टर के लिए अगले 10-15 साल मुझे लगता है जो बड़ी IT कंपनीज हैं उनके प्रमोटर ग्रुप्स डेटा सेंटर्स में एंटर करें, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, अलॉन्ग विद अ पार्टनरशिप बाहर की कंपनियों के साथ जो पैसा लगा सकती हैं, जिनको एक टैक्स ब्रेक मिला है, तो वो एक सेक्टर है जिसके लिए गेम चेंजिंग बजट है। बिल्कुल। तो IT सेक्टर को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो वहाँ अमेरिका में इंडियंस IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब उनके जो वीज़ाज़ हैं उनको लेकर ट्रम्प जो है सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच भारत का जो IT सेक्टर है उसके फ्यूचर को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो यहाँ बजट में उसके लिए ऐलान किए गए हैं?
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि हाँ ट्रम्प क्या करते हैं वीज़ा को लेकर, खासकर उस सेक्टर में जो सेक्टर का माना जाता है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, कि आप कहीं से भी बैठ के वर्ल्ड ओवर काम कर सकते हैं। आप H1B पे $100,000 की फ़ीस लगा देंगे तो वो लोग जो वहाँ जाते हैं वो बैंगलोर में बैठ के काम कर सकते हैं, या दिल्ली में आपके स्टूडियो में बैठ के काम कर सकते हैं, या मेरे घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। काफ़ी हद तक काम वहीं पे हो जाते हैं। तो ये बार्गेन चिप की तरह होता है कि हम टैक्स लगा देंगे। सी, Indian IT sector does well and will continue to do well because of the efficiency it has. इंडियन सर्विसेज सस्ती हैं, इसके लिए इंडियन IT सेक्टर हमेशा competitive रहेगा। और कोई भी सेक्टर जिसमें सर्विसेज ओरिएंटेड काम हो वो इंडिया में हमेशा competitive रहेगा, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बाबर्स हों, चाहे IT इंजीनियर्स हों, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो यहाँ सर्विस कराना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो कंपेटिटिव एज वो सीक्रेट सॉस है इंडिया में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होता है। इनफैक्ट ये सब होने की वजह से IT सेक्टर की कीमतें अगर आप देखेंगे स्टॉक्स की काफ़ी कम आ गई हैं। दैट्स व्हाई आई सेड मेरा एक फेवरेट सेक्टर है इस टाइम ये इन्वेस्ट करने के लिए। अगले 3 से 4 साल के लिए हम काफ़ी एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे डाल रहे हैं। लुक, डोनाल्ड ट्रंप हर हफ्ते कुछ नया बोलते हैं, एक हफ्ते कुछ बोलते हैं, अगले हफ्ते वो कुछ और बोलते हैं। उनको मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, इस लिहाज से लेना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, बट दैट्स वेयर इट एंड्स। हाँ, बिकॉज वो बयान देते हैं और फिर उसी से पलट जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो बजट में जो भी बड़े ऐलान किए गए हैं, हमने देखा इनकम टैक्स में कोई यहाँ पर चेंज कोई ऐलान नहीं किया गया है फिलहाल उसके लिए, टैक्स स्लैब। आई थिंक यही वजह है कि आज मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। हाँ, बट इसके पीछे की मेरा वही सवाल था कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी वो यहाँ पर यही थी कि कोई एक बहुत बड़ी राहत मिडिल क्लास को देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई भी मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर राहत नहीं दिखी, जिसके बाद शेयर बाजार भी धड़ाम होकर नीचे गिरा। तो इसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई भी यहाँ पर जो टैक्स में कट देखने को नहीं मिला? नहीं, आई थिंक शेयर बाज़ार का एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी। शेयर बाज़ार के गिरने का 2 ही रीज़न है। एक तो ये कि एक होप था कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट जो 12.5% है खासकर FIIs के लिए उसको थोड़ा कम किया जाएगा, वो नहीं किया गया। और दूसरा STT बढ़ा दिया गया ऑलमोस्ट 50%, 10 पैसे से बढ़ा के 15%, ओनली ऑन डेरिवेटिव्स, जो फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसका ऑप्शंस का उसमें। सो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरा, बट अदरवाइज शेयर मार्केट के लिए बजट वाज वेरी न्यूट्रल, नीदर वेरी पॉजिटिव नॉर वेरी नेगेटिव। हाँ, कई सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए फंडामेंटली काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं जिसका रिजल्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बट ये जो थोड़ा सा नीजक रिएक्शन है, मार्केट 500-600 पॉइंट गिरा, वहाँ से काफ़ी रिकवर हो गया। कल पता लगेगा जब FI ज़्यादा एक्टिव होंगे कि उनकी भी क्योंकि उम्मीद थी कि हो सकता है कैपिटल गेन्स रेट को कुछ ट्वीक किया जाए, उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाए। सो ये कल ही पता लगेगा। बट मार्केट के लिहाज से देखें तो इस बजट में कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी बहुत नेगेटिव ऐसा नहीं था, इट वाज वेरी न्यूट्रल। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन सर वही थी लोगों की कि कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट की बात करें, अगर आपने पहले पूछा था मिडिल क्लास, अगर मिडिल क्लास और टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो हर साल टैक्स रेट कम नहीं हो सकता। पिछले साल एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा के 12 लाख तक कर दी थी, बहुत बड़ा जंप था। फिर अभी 2-3 महीने पहले GST रेट्स कम किए गए और काफ़ी चीज़ों पे 18% से कम करके 5% कर दिए, काफ़ी चीज़ों पे तो 0 कर दिए, हटाई दिए गए। और उसके लिए मेरे को लगता है FMCG के स्टॉक्स वैसे भी अच्छा करने चाहिए। अब इस बजट में ऐसा क्या ही था जो सरकार कर सकती थी, और 12 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर देती है एग्जेम्पशन लिमिट, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो मिडिल क्लास के लिए तो पहले ही बहुत कुछ। अब हर साल अगर बजट में आपकी ये एक्सपेक्टेशन रहे, हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये STT ना बढ़ता, जो कि पर्सनली मुझसे अगर पूछो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो खुद FNO ट्रेडिंग डिस्करेज करता हूँ और नहीं करनी चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट कम हो जाता या एक ब्रेक मिल जाता या पीरियड बढ़ जाता कि अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं अपनी इक्विटी को तो कोई कैपिटल गेन रेट या 5% है, 1 साल होल्ड करके बेचते हैं तो 12.5% है, ऐसा कुछ हो जाता तो मार्केट वुड हैव बीन, और वही मार्केट होप कर रहा था, वो नहीं हुआ, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो सर आपको क्या लगता है, आपने भी बजट देखा, आपने भी बजट पढ़ा, तो इसमें मुख्य सवाल जो है ये कि बजट में और क्या अच्छा हो सकता था आपके मुताबिक? नहीं, जैसा मैंने कहा, कैपिटल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट अगर थोड़ा कम कर दिया जाता और FII इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाता तो उससे एक तो हमारा जो डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है लगातार रुपी के अगेंस्ट,
उसको थोड़ा सा शायद बूस्ट मिलता बिकॉज FI इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता। सो मेरे लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे को एक उसी में उम्मीद थी ज़्यादा। और दूसरा मुझे जो लगता है, अगेन इसके लिए मुझे फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कुछ किया तो गया है रिन्यूएबल्स के डायरेक्शन में, बट आई थॉट कहीं ना कहीं टैक्स ब्रेक मिलना चाहिए उन कंपनीज को जो EV मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सिटी अर्बन स्पेसेस को साफ रखती है, बेटर रखती है। बिकॉज दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, यू नो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आप एक रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं और जो लोग अमीर हो रहे हैं वो बाहर जाते जा रहे हैं, सो देयर इज़ अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर सिटीज़ एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर लिविंग कंडीशंस इन द सिटीज़, उस डायरेक्शन में। बट अगेन आई हैव टू रीड द बजट फॉर दैट एंड आई थिंक वहाँ फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने समझा कि कैसे बजट में यहाँ पर क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं और जो टैक्स में यहाँ पर कोई भी राहत नहीं देखने को मिली, जिसके बाद लोगों के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक्सपर्ट से भी समझा कि बजट से और क्या क्या जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर लोगों की थी और बजट में क्या कुछ अच्छा हो सकता था। और अब यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ को लेकर अब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और साथ ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बजट में, खासकर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो उसमें कटौती की गई है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।